कर लें। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में हमने ये बात कही कि वट एवर इज बीइंग सेड हियर कंसिडर इट एज अ प्रपोजल। जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है एक प्रस्ताव है। डू नॉट एज्यूम इट टू बी ट्रू और फॉल्स। ना तो इसको सही मानने की ज़रूरत है, न इसको गलत मानने की ज़रूरत है। क्या करना है फिर? वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई इट ऑन योर ओन राइट। ऐसे नहीं वेरीफाई करना है कि हम देखेंगे कि किसी दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, किताबों में ऐसा लिखा है कि नहीं, बाकी लोग ऐसा जी रहे हैं कि नहीं। दिस इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। ये वेरीफाई करने का आधार नहीं है। वेरीफाई करने का आधार यह है कि वेरीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस। फाइंड इट आउट वेदर इट इज़ ट्रू फॉर यू और नॉट, वेदर इट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल फॉर यू और नॉट। अगर वो हमको सहज रूप में अपने में स्वीकार होता है तो हमारे लिए सही है। इफ़ इट इज़ नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर मी। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर्स, बट सर्टेनली इट इज़ नॉट ट्रू फॉर मी। मेरे लिए सही नहीं है, इतना तो पक्का है। वंस इट पासेज, वंस द प्रपोजल पासेज द लिटमस टेस्ट ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, द सेकेंड पार्ट इज लिव अकॉर्डिंगली। वेरीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली। In terms of living accordingly, there are two parts: behavior with the other human being, work with the rest of the nature. If the end outcome of behavior with the human being is mutual happiness, then the proposal is right. If the end outcome of work is mutual prosperity, then the proposal is right. It works for us. Otherwise, it doesn't work for me as well as the other. इतनी ही बात कही है हमने सार के रूप में। दैट्स द समरी। तो ये प्रोसेस को देखेंगे ना, वर्कशॉप को क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग। ये एक संवाद की प्रक्रिया है। ये संवाद आपके और मेरे बीच शुरू होता है। द प्रोसेस ऑफ डायलॉग स्टार्ट्स बिटवीन यू एंड मी, but soon it becomes a process of dialogue within your own self। कि शुरू तो यहाँ से होता है ये डायलॉग कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और आप उस पर कुछ जवाब देते हैं। चर्चा यहाँ से शुरू होती है। धीरे धीरे आप खुद से ही अपने लिए सवाल पूछना शुरू करते हैं कि जैसा मैं अभी सोच रहा हूँ, जैसा मैं अभी जी रहा हूँ, जिन मान्यताओं के आधार पर अभी मेरी ज़िंदगी चल रही है, जो मैंने समाज से, परिवार से या कहीं और से इकट्ठा किया है अपने में, क्या वो हमको सहज रूप में स्वीकार हैं कि नहीं है। तो ये डायलॉग जो हम बाहर से अभी प्रश्न पूछ करके स्टार्ट कर रहे हैं, ये इनिशिएशन है उसका। ठीक है, ये इनिशिएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत है उसका। ऐसे लोग तो नहीं हैं जिनको इंग्लिश वर्ड्स बिल्कुल नहीं पता चलता हो कि इनिशिएशन का मतलब क्या है, क्योंकि दूसरे साइड से भी हमको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं दोनों के बीच एक संतुलन की इतनी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वर्ड अगर कोई नहीं समझ में आ रहा हो, चिंता मत करना, उसका अगला लाइन सुन लेना ध्यान से, उसमें हम हिंदी जरूर बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो डायलॉग का प्रोसेस है, ये जो संवाद की प्रक्रिया है, ये हमारे और आपके बीच शुरू होता है। ठीक है, बट धीरे धीरे ये संवाद आपका अपने अंदर ही चलना शुरू हो जाता है। आप अपने से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं कि जैसा मैं अभी जी रहा हूँ, जिन मान्यताओं के आधार पर मेरा अभी जीना हो रहा है, क्या वो हमको सहज रूप में स्वीकार हैं कि नहीं। मैंने जो अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है बहुत सारा कुछ ज्ञान, उस ज्ञान उसको पलट के देखने की ज़रूरत है कि वो वास्तव में सहज रूप में स्वीकार होने के आधार पर समझ है या बिना जांचे परखे इकट्ठा की गई मान्यता है। तो जैसा मैं हूँ, व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, ये डायलॉग इनिशिएट होने की ज़रूरत है अपने अंदर। तो वर्कशॉप का मेन पर्पस आपको आंसर्स देना नहीं है, उत्तर देना नहीं है।
वर्कशॉप का मेन पर्पस तो आपके अंदर डायलॉग के इस प्रोसेस को इनिशिएट करना है, संवाद की इस प्रक्रिया को शुरू करना है, ताकि आप अपने ज़िंदगी को पलट करके देख सकें कि हमने जिन जिन आधारों पर अपनी ज़िंदगी खड़ी की है उसमें कितना सही है और कितना सही नहीं है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखेंगे ना, तो अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमको परस्परता में एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार है या विरोध पूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार है, तो उत्तर बहुत साफ है, संबंध पूर्वक जीना, यही हमको सहज रूप में स्वीकार है। लेकिन अगर अपने अभी की स्थिति को देखने जाएंगे, इफ़ आई ऑब्जर्व माई स्टेट ऑफ बीइंग एट प्रेजेंट, ये दिखता है कि हमारा कभी दूसरे के लिए संबंध का भाव भी होता है, कभी विरोध का भाव भी होता है। तो होने की स्थिति तो ये है, व्हाट आई एम की स्थिति तो ये है कि कभी संबंध है कभी विरोध है। व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, जो हमको सहज स्वीकार है, उसकी स्थिति तो ये है कि वो संबंध ही है, वहाँ विरोध की जगह नहीं है। तो ये दोनों के बीच एक डायलॉग इनिशिएट होने की ज़रूरत है, ताकि जैसा मैं हूँ और जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, ये दोनों एक हो जाए। ये दोनों अगर एक नहीं होता है तो हम अपने ही अंदर दो हिस्से में बटे होते हैं। एक हिस्सा होता है जो व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी ये बताता रहता है, दूसरा हिस्सा व्हाट आई एम ये बताता रहता है। और ये दोनों के बीच अगर अंतर विरोध है, अपने ही नेचुरल एक्सेप्टेंस और अपने ही होने के बीच, अपनी ही सहज स्वीकृति और अपने ही बीइंग होने के बीच अगर अंतर विरोध है, तो अपने को दुखी करने के लिए हम ही पर्याप्त हैं। दूसरा कौन चाहिए और क्यों चाहिए? ये बात समझ में आती है? आता हूँ प्रश्न पर, कि जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, जैसे होना था हमको सहज रूप में स्वीकार है संबंध पूर्वक जीना, स्थिति यह है कि कभी संबंध के भाव से जीते हैं, कभी विरोध के भाव से जीते हैं। अगर ये दोनों के बीच अंतर विरोध है, हमारा होना वही वैसा है जैसा हम खुद ही नहीं चाहते हैं, आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? ये पकड़ना जरूरी है कि अगर व्हाट आई एम और व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, जो मैं हूँ और जो होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, अगर ये दोनों के बीच ही हार्मनी नहीं है, कंट्राडिक्शन है, हमारे दुखी होने की गारंटी है। पूरा संसार भी अनुकूलता में सज जाए, हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं जैसा होना हम खुद ही नहीं चाहते। ये पकड़ में आता? पक्का? कल पूछेंगे हम सुबह सुबह क्या समझ में आया। ये व्हाट आई एम प्लस व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी। व्हाट आई एम, मेरे ऐसा होता है कि मैं खुद को जैसी हूँ मैं वैसी एक्सेप्टेबल हूँ, और आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एज वेल। बट कभी कभी कुछ सिचुएशंस बोलो या कुछ भी ऐसी बात हो जाती है, तो आई बिकम समवन वॉट इज़ नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी एज वेल। और मुझे पता भी होता है कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी एज वेल एज जिसके साथ में मैं वैसा करती हूँ। मुझे पता होता है कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बट वो होता है, मैं काम कर रही हूँ उस पर। बट रिलैप्स होता है तो वो बहुत मेजर रिलैप्स होता है, मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस करती हूँ, यहाँ तक पहुँचती हूँ और एकदम से यहाँ आ जाती हूँ। और फिर जब रिलैप्स के टाइम पे जो मैं होती हूँ, वो मैं अगले 8-10 दिन तक वापस से उधर तक नहीं आ पाती हूँ। और सिचुएशंस या ह्यूमन पर्सन जिसके कारण भी या व्हाटएवर जिस भी चीज़ के कारण रिलैप्स हुआ है, उसको लेकर के 10-12 दिन तक इतना एंगर होता है अंदर कि उस पर काम करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ, चूँकि आप हमारे पिछले वर्कशॉप में थे, इसलिए मैं मानता हूँ आप हमारे उत्तर को बुरा नहीं मानेंगे। देखिए क्या होता है, अभी जब भी ये सिचुएशन रिलैप्स होता है ना, हमको हमेशा लगता है कि सिचुएशन कारण है, परिस्थिति कारण है, दूसरे लोग कारण हैं, वातावरण कारण है,
हम ये नहीं देख पाते कि हमने भी एक मान्यता बना रखी है कि अगला ऐसा ऐसा व्यवहार करेगा तो हम अपना भाव खराब ही कर लेंगे। हम हमेशा समस्या के कारण को बाहर पहचानने की कोशिश करते हैं। जब तक समस्या का कारण बाहर दिखेगा तब तक हम सुधार के सारे उपाय बाहर ही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कारण चूंकि हमको अपने अंदर दिख ही नहीं रहा है, इसलिए प्रोग्रेस या बदलाव की कोई बात ही नहीं हो सकती है। ये बात को पकड़ना जरूरी है कि कारण जब तक हम बाहर देखेंगे, सुधार का उपाय भी कहाँ करेंगे। हमको अगर यहाँ पता है कि 201 नंबर की एसी खराब है, तो एसी ठीक करने जाएंगे कि पंखा ठीक करने जाएंगे? सिंपल है ना। तो अगर कारण हमको बाहर दिख रहा है तो हम बाहर ठीक करेंगे कि अपने को ठीक करेंगे? बाहर ठीक करेंगे। बाहर अगर ठीक करने का काम कर रहे हैं तो हमारा रिलैप्स तो हर बार होता ही रहेगा, क्योंकि रिलैप्स कौन हो रहा है, मैं कि बाहर? मैं हो रहा हूँ या हो रही हूँ ना। तो बाहर अगर कोई बदल भी जाएगा तो इनके साथ रिलैप्स नहीं होगा, इनके साथ शुरू हो जाएगा। ये बदल जाएंगे तो इनके साथ शुरू हो जाएगा। इतने सारे लोगों के साथ हमारा जीना है। अगर इस विधि से हम अपने जीने को सुखी करने जाएंगे तो मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो सुखी होऊंगा। अगर मैं आप 100 लोगों के साथ, 150 लोगों के साथ मान लीजिए जीने का काम कर रहा हूँ, अभी इन्होंने ठीक नहीं जिया, मैं उलझ गया, ठीक है, थोड़े दिन में ये सुधर गए, हम 1 मिनट रुक जाओ, हम इनके साथ उलझ गए, थोड़े दिन में मान लो ये भी ठीक हो गए। एक तो ठीक नहीं होता कोई इतना जल्दी लेकिन मान ही लेते, हम इनके साथ उलझ जाएंगे। ये एक एक करते हुए जब तक आप सब लोग ठीक नहीं जीने लगोगे, मेरे दुखी होने की गारंटी है कि नहीं है? ये समझना जरूरी है कि समस्या का कारण बाहर पहचानने से मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो सुखी हो सकता हूं। ठीक। अपने पर जब देखने जाते हैं ना कि मैंने अपना एक कंडीशन बना रखा है कि ये लोग इस तरह से कहेंगे तो मैं बुरा मानूंगा या मानूंगी, ये लोग कहेंगे तो नहीं मानूंगी, ऐसा कंडीशन भी अपने अंदर दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन हमको फोर्स कर देता है रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए, बल्कि सिचुएशन एक ट्रिगर की तरह काम करता है, इनिशियल पॉइंट की तरह काम करता है, शुरुआती बिंदु की तरह काम करता है। उसके साथ हमारी अपनी मान्यता, हमारे अपने प्रिजुडिसेस, हमारी अपनी प्री कंडीशनिंग जुड़ करके रिस्पॉन्ड करने का काम करती है। ठीक है। तो इस दूसरे वाले भाग पर अगर काम करना शुरू करेंगे ना, अपनी प्री कंडीशनिंग को पहचान करके उसको वेरीफाई करने का काम शुरू करेंगे ना, तो प्रोग्रेस शुरू होगा। उसको जब तक छोड़े रहेंगे प्रोग्रेस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और हम सब का दुर्भाग्य यह है कि अपनी प्री कंडीशनिंग पर जब ध्यान भी आता है ना, तो हम शुरू करते हैं कि यार बात तो तुम्हारी सही है, जीना तो संबंध पूर्वक ही चाहिए, लेकिन इस लेकिन के बाद जितनी सारी चीज़ें हम बताते हैं ना, वो सब ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि क्या करूं, मैं तो मतलब ठीक ही करना चाहता हूं, लेकिन वो सारे उत्तर उसको छुपा देने वाले होते हैं कि हम सिंसियर एफर्ट भी नहीं कर पाते उस डायरेक्शन में। हम सिंसियर एफर्ट ही नहीं कर पाते, हमारी ही ऊर्जा उस पूरे को छुपाने में लग जाती है। ये ऐसा ही है कि पैर में घाव हो जाए तो जींस से हम ढक लेते हैं, ठीक है, उससे घाव दूसरे को तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर घाव बढ़ेगा कि ठीक होगा? ये डिजाइन वैसा ही है। हम तो बाकी सारे क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड कर दे रहे हैं तुम्हारे नाम से, सब उत्तर तुम्ही को देना जरूरी नहीं है ये बहुत बार ऐसा भी होता है, आप देखे होंगे, ये डिजाइन ऐसे ही है। घर में कोई अतिथि आने वाले हों, आपका स्कूल कॉलेज में कोई सर्वे होने वाला हो, ठीक है, वेरिफिकेशन होने वाला हो, कोई बाहर से विजिटर आ रहे हों, हम क्या करते हैं कि जितने कचरे की जगह होती ना, सबको एक सुंदर पर्दा से ढक देते हैं कि नहीं, जो भी कचरा दिखाई देता कहीं फेंकने की जगह नहीं हो, सोफा के नीचे डाल देते हैं, ठीक है, बेड के बिल्कुल अंदर डाल देते हैं। तो ये जो डिजाइन है ना, कचरा छुपाने का डिजाइन, ये थोड़ी देर के लिए कोई बाहर से आ रहा है उसको दिखाने के लिए तो ठीक है, अपने को घर में रहना हो तब वो डिजाइन बहुत काम नहीं आता, ठीक है।
तब वो बहुत काम नहीं आता, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो कचरा जो सोफा और बेड के नीचे रखा है अभी हवा के झकोरे से बाहर निकलने वाला है। वो तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए अतिथि आए चले गए, बात खत्म हो गई। लेकिन अपने में अगर उसका नहीं क्लीनिंग करेंगे तो हमारी परेशानी तो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये अपना निर्णय है कि हम वो सुखी होने का आखिरी आदमी होना चाहते हैं या थोड़ा पहले भी नंबर लाना चाहते हैं। सॉरी, एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात आराम से मतलब कल मम्मी यहाँ पे थी, शी वॉज हेल्पिंग, और मुझे अंदर बिल्कुल पता था कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और उसको काम करना है, मतलब नेचुरल था ये, बहुत सिंपल सा। और मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे एकदम समझ में आ रहा था कि बहुत गलत गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट आ रहा था। मैं सप्रेस करने की मैंने 1-2 बार कोशिश करी, पर जो तीसरी बार में सप्रेस नहीं हुआ। मैं उससे झगड़ा करी, मैं उसको बोली नहीं कुछ, और मैंने फ़ोन कट कर दिया गुस्से में। तो उन्होंने सब कुछ यहाँ का छोड़ा एंड शी रश बैक होम। मुझे बिल्कुल पता था कि मैं गलत हूँ, मुझे एकदम समझ भी आ रहा था कि मेरा गुस्सा भी गलत है, बट मैं काम नहीं कर पाई उस पर एंड इट बर्स्ट आउट। 2 बात मैं इस पे कहूँगा। अगर ठीक से ये पता होता, ठीक है, हम लोगों को ना, हम तो उनको बहुत पहले भेज देते, ठीक है, बहुत पहले भेज देते, क्योंकि मेरा सोचना बहुत सिंपल है, काम 2 बिगड़ जाए कोई बात नहीं, आदमी ठीक रहना चाहिए। काम आदमी के लिए है कि आदमी काम के लिए है? ये अंतर समझ में आता है कि नहीं? काम आदमी के लिए है ना, तो काम और आदमी में कोई एक बिगड़ रहा हो तो किसको बिगड़ने दें? ये समझना जरूरी है कि हाँ, आराम से मैं एक लाइन रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर जरूर कहिए। तो एक तो मैं ये बात कहूँगा, दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये जो हमको गुस्सा आता है ना इस तरह से, ये हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा बरसों का एक पैटर्न हो गया है कि दूसरा मेरे मनोनुकूल काम नहीं करेगा तो हम गुस्सा करेंगे। ये पैटर्न हमारा बचपन से ही बन गया है, माँ बाप को भी देख करके, घर वालों को भी देख करके, बाकी समाज को देख करके, अपनी टेंडेंसी से। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका बेटा अगर घर में बदमाशी कर रहा है और आप उसको डांटते हैं, ठीक है, कोई काम आपके मनोनुकूल नहीं कर रहा, बदमाशी हो ये भी ज़रूरी नहीं है, कोई काम आपके मनोनुकूल नहीं करता है तो हम उसको डांटते हैं। इसका मतलब जिस बच्चे को हम डांट रहे हैं ना, उसको हम साथ में ये भी सिखा रहे हैं कि तुम्हारा छोटा भाई जब तुम्हारे मनोनुकूल काम नहीं करे तो तुमको क्या करना है। ये बात समझ में आती कि जब हम अपने बड़े बच्चे को बुला के डांट रहे हैं, वो मनोनुकूल काम नहीं करे तो हम साथ में उसको ये भी सिखा दे रहे हैं कि तुम्हारा छोटा कोई तुम्हारे साथ मनोनुकूल ना करे तो तुमको भी डांटना है, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। फर्क इतना ही पड़ता है कि बचपन में हम खिलौने के लिए रो रहे थे, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ों के लिए रोते हैं, वो खिलौने बदल जाते हैं, हमारे खेल एक जैसा चलता रहता है कि मनोनुकूल नहीं मिले तो रोना है, मनोनुकूल मिले तो हंसना है, ठीक है। खिलौने बदलते रहते हैं उम्र के साथ, इतना ही फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो और क्या जी, ये संसार में जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, उसमें किससे हम खेलेंगे वो हम चुनते रहते हैं अलग अलग उम्र अवस्था के हिसाब से। तो ये पकड़ना जरूरी है, ये पकड़ना जरूरी है कि ये जो लंबे समय का हमारा पैटर्न बना हुआ है ना, इसको तोड़ने के लिए नए पैटर्न को भी हमको कुछ समय तक चलाना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि 2 मिनट लूँगा बस मैं, हम सोचेंगे कि ये नया पैटर्न को बना करके उसको विकसित नहीं करेंगे, उसको खाद पानी नहीं देंगे, उसको मजबूती नहीं देंगे तो कैसे सस्टेन करेगा? मैं सबको कहता हूँ, एक पहलवान है 30 साल का और एक नया बच्चा पैदा हुआ है 3 महीने का, दोनों की कुश्ती लड़ाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है ना। तो ये जो 30 साल का हमारा, 30 साल 20 साल 25 साल का हमारा एक तरह का पैटर्न बन गया है, उसको तोड़ने के लिए इस नए पैटर्न को भी तो होश पूर्वक कुछ दिन करना पड़ेगा।
पानी जो एक नाले में, पीछे कोठारी नदी बह रही है, हमने सुना यहाँ, आज हमारे रूम में इस पर बहस हो रही थी आगीवाल जी की ये नाला है कि नदी है। फाइनली ये निष्कर्ष निकला कि कोठारी नदी है। ये ठीक निकला है ना? नदी है जो नाले में बदल गई है, अपनी जिंदगी जैसी। तो क्या होता है कि एक नदी जब बह रही है ना किसी साइड में, या एक नाला बह रहा है, आप उसको दूसरे साइड अगर मोड़ना चाहते हैं ना, तो ये दूसरा वाला गड्ढा या दूसरा जो रास्ता है, ये पहले रास्ते से जब तक ज्यादा गहरा नहीं हो जाएगा, पानी इस ओर कैसे मुड़ेगा? आप देखें, एक पानी इधर की ओर बह रहा है, आप उसको दूसरी ओर मोड़ना चाहते हैं, तो दूसरे वाले नाले को आपको धीरे 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 गहरा करने की जरूरत है। ये दूसरा वाला जब तक पहले वाले से ज़्यादा गहरा नहीं हो जाए, तब तक ज़्यादा पानी इधर नहीं बहेगा, ज़्यादा तो पहले वाले से ही जाएगा। तो एक बार हमको दिखना शुरू हो जाए कि ये जो रास्ता हम अभी चल रहे हैं इसमें दुख है, जो आप कह रहे हैं ना कि आपको दिख रहा है कि गुस्सा आ रहा है और गुस्सा ठीक नहीं है, गलत है, एक ऑब्जर्वेशन और करना चाहिए। वो ये कि ये गुस्सा करते समय जब मैं कर रहा हूँ तब मेरी स्थिति क्या है, सहज है कि असहज है, सामान्य है कि असामान्य है, सुख की है कि दुख की है। एक बार ये दिखना शुरू होगा ना कि जो पैटर्न हमने बना लिया है वो वस्तुतः मेरे दुख का कारण बन रहा है। और ये दुख अभी क्लासरूम में बात करने की बात नहीं है, क्लासरूम में तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। जब उस घटना से आप गुजर रहे होते हैं, मन हटेगा वहां से। अभी क्लासरूम में उस पर चर्चा करने में और उस दौरान दुख देखने में अंतर उतना ही है जितना आप किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा आग में हाथ मत डालो, तो उसको कुछ समझ में आता है लेकिन फिर भी दौड़ता रहता है उस तरफ। एक बार हाथ पड़ जाए ना आग पर, और तब उसकी जलन महसूस होती है जो उसको, उसके बाद पकड़ के भी उसका हाथ रखिएगा ना, वो अपना पूरा ताकत लगाता है पीछे खींचने का। देखें, तो अभी जब हम क्लासरूम में घटनाओं की एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो हम पास्ट मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पुरानी यादों को लौट करके देखने का काम कर रहे होते हैं। हमको धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में ये जोड़ने की ज़रूरत है कि उस समय जब हमको ये दिखाई दे रहा होता है कि ये गलत है, इतना तो दिख रहा है, उसके साथ दुख दिखना भी ज़रूरी है। और ये ऑब्जर्व उसी समय हो सकता है जब आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, बाद में नहीं हो सकता। दुख देखना कैसे? उसका मतलब एकदम सिंपल है कि जब ये हो रहा है ऐसा और हमको गुस्सा आ रहा है और हम कुछ बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, फ़ोन काट दे रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम अपने अंदर आराम में हैं कि परेशान हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं, ये उस समय देखा जाए। उस घटना से गुजरते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उस समय को अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, और वो पूरे 1 घंटे अगर लगातार आपको ऐसा दिखेगा कि तवे पर हाथ रखा हुआ है, गर्म तवे के ऊपर, और हाथ जल रहा है कॉन्स्टेंटली, तो वो जो दुख का जलन है ना, वो आपको आगे से सिखा देता है कि तवे पर हाथ नहीं डालना है। उस दुख दर्शन की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। और वो नए पैटर्न का थोड़ा लंबा अभ्यास करेंगे ना, तब वो पुराना पैटर्न कमजोर पड़ेगा। सॉरी, अगर ये स्टेटमेंट सही है कि मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही मेरा क्रोध है, तो क्या प्रदर्शन करना बुरी बात है? मैं तो इसको ऐसे कहूँगा कि क्रोध अंदर आ जाए तो प्रदर्शित कर लें। ठीक है, कैसे करें उस पर भी बात करूँगा। क्रोध अगर अंदर आ ही जाए तो प्रदर्शित कर लें, लेकिन हम चाहते क्या हैं? हमारे अंदर बार बार क्रोध आता रहे और हम प्रदर्शित करते रहें, या हमारे अंदर क्रोध ना आकर के शांति की स्थिति बने रही? उत्तर बहुत साफ है। इसलिए अपना मेन गोल क्रोध को प्रदर्शित करना या नहीं करना नहीं है, अपना मेन गोल तो अपने अंदर शांति को स्थापित करना है।
ये पकड़ में आया? हाँ, नहीं जवाब तो होगा ही, दूसरे के सवालों का उत्तर सबके पास है, इसमें मुझे कहीं शक नहीं है इतने दिनों की जिंदगी में। और भगवान श्री कृष्ण की कथा है, कहते हैं कि यशोदा मैया कुछ बदमाशी कर रहे होंगे नटखटपन का, तो कहते हैं कि यशोदा मैया उनको लाके ओखली से बांध रही थी। ओखली जानते हैं? बांध रही थी, पता है ओखली जिसमें वो कूटते हैं। तो कहते हैं कि वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई बांधने में, तो कहते हैं कि यशोदा मैया दूसरी रस्सी उठा के लाई, उसको बांधी, ठीक है, उस रस्सी में जोड़ के वो फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कहते हैं वो घर की सभी रस्सियां उठा के ले आई, 2 अंगुल छोटी ही बनी रही। कथा सच हो या झूठ मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी सारी बुद्धिमत्ता हमारी अपनी जिंदगी की समस्याओं को हल करने में 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। दूसरे के लिए तो पर्याप्त रस्सी है हम सबके पास, बांध सकते हैं सब तरफ से। अपने लिए वो होना महत्वपूर्ण है, होना महत्वपूर्ण है। तो जो आप कह रहे हैं ना, सॉरी, हाँ कहिए कहिए, फिर मेरे गुड़िया के सवाल को लेकर मुझे जो आपके साथ एक चीज़ और समझ में आई अभी, कि जैसे मान लीजिए रात के 12-1 बजे मैं घर में घुसा और दरवाज़ा खोलते ही मेरा पाँव टेबल से टकरा गया, तो पाँव में जो हो रहा है वो तो है दर्द, और अब मैं सोच रहा हूँ कि किस मूर्ख ने ये टेबल दरवाजे से अड़ा दी, ये दुख है। और दुख के साथ जो क्रोध आ रहा है, अब जैसे जैसे रात होगी दर्द तो कम होता जाएगा और दुख बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब वो पाँव का दर्द साइड हो जाएगा, वो मूर्ख को ढूंढने में पूरा दिन जाएगा कि कैसे सुबह हो और डांट लगाए हम कि कौन था ये, और पता चला वो मूर्ख पिताजी निकले तो फिर उल्टा। तो जिंदगी ऐसी ही हो गई है। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि मेरा पाँव टकरा रहा है तो थोड़ा आँख खोल के चलें, अंधेरा है तो टॉर्च लेके चलें, ठीक है। ये दिमाग हमको नहीं आता है, ये समाधान हम नहीं सोचते हैं। हम सीधा ब्लेम गेम खेलना शुरू करते हैं कि समस्या अगले में है। दूसरी बात जो क्रोध प्रदर्शित करने के संदर्भ में भी है ना, देखिए क्रोध निश्चित रूप से प्रदर्शित करें, अगर आ ही गया हो तो तरीका भी सीख लेना जरूरी है कि सारे क्रोध को प्रदर्शित करने का आशय तो इतना ही है ना कि आप अगले का ध्यानाकर्षण चाहते हैं कि ये काम ठीक से करना आगे से, यही तो चाहते हैं ना। जितने तरीके आपको आते हैं ना क्रोध प्रदर्शित करने के, वो सब करके देखिए कि ये सफल होता है कि नहीं, पहुंचता है कि नहीं। अगर नहीं पहुंचता है, तरीके सीखने की ज़रूरत है, तरीके सीखने की ज़रूरत है। हमको कम्युनिकेशन के तरीके सीखने की, संवाद के तरीके सीखने की ज़रूरत है कि अपने क्रोध को भी हम सटीकता से कैसे पहुंचा सकें। जैसे अगर चोट लगी ना, अगर मुझे कम्युनिकेट करना हो तो हम एकदम, अगर यही करना ही है कि भाई दूसरे से टेबल हटवाना ही है, तो मेरा लैंग्वेज ये बनेगा, ठीक है, कि रात के अंधेरे में टेबल से मेरे पाँव को चोट लग गई, ठीक है। हम ब्लेम नहीं कर रहे किसी को, हम अपनी बात बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में टेबल से मेरे पाँव में चोट लग गई, ठीक। हाँ जी, अब अंधेरा हो कि लाइट, ये तो पक्का है कि अगर अंधेरा था तो भी हमारा आँख काम नहीं कर रहा था, और लाइट थी तब भी आँख नहीं काम कर रहा था, ये पक्का है। तो मुद्दा बाहर ढूंढने का नहीं है कि अंधेरा था कि नहीं, मुद्दा यह है कि आँख नहीं काम कर रही थी। तो अगर हम तो मान लेते हैं कि हमें ब्लेम लगाना ही है तो लाइट नहीं थी, वही ताकि अच्छे से लगा पाए कि हाँ। देखिए वो तो रहती भी है ना, तो भी हम कहते हैं नहीं थी। तो देखेंगे ना, अगर आप अपनी बात कहेंगे कि मेरे पाँव में चोट लग गई, और आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अगर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कल से आप इस टेबल को इस दूसरी जगह पे रख सकते हैं क्या, 99% चांस है कि घर के उस अगले आदमी को सुनाई दे जो हमारे सारे गुस्सा के बावजूद नहीं सुनाई देता।
आप अपने लिए ही देखिए ना, आपको इस शिष्टता के साथ कोई कहे, आपको सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने लिए प्रश्न पूछने जाइए तो दिखाई देगा। और कोई गलत बात भी नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई यही है कि मेरे पाँव में टेबल से चोट लगी जिससे मुझे दर्द हुआ। ठीक, क्या हम लोग इस टेबल को कल से उस कोने में रख सकते हैं? इतना सिंपल लैंग्वेज हो सकता है ना? हेलो जी सर, सिंपल लैंग्वेज तो हो सकता है, लेकिन जब आपने कहा कि मेरे को चोट लगी तो सामने वाले से आप सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं या प्रेम की अपेक्षा करते हैं, और जवाब आता है कि तो आंख से अंधे थे क्या, देख के चल लेते। ये सामान्य स्थिति है। एकदम ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे में हम अगला रिएक्शन क्या दें? क्योंकि दो अगर आप पूछेंगे कि अगला जब कहता है ना कि तुम आंख से अंधे हो क्या, तो मुझे क्या सुनाई पड़ता पता है? मुझे ये सुनाई पड़ता है कि अगला अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त कर रहा है। ठीक, अगला अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त कर रहा है क्योंकि हमारे पास्ट के पुराने बहुत सारी घटनाओं से वो दुख से भरा हुआ है। आप किसी को कब ये जवाब देते हो? आप अपने लिए देखो ना, आप किसी को कब ये जवाब देते हो कि तुम आंख से अंधे हो, तुम टकरा गए? इसका मतलब पुराना बहुत सारा इकट्ठा है अगले के अंदर, जो घाव के रूप में रिस रहा है हमको। तो हाँ, आपका प्रैक्टिकली आंसर क्या होगा फिर इस पे? या तो आप चुप हो जाओगे, भाई उसने तो जो भी कहा, तो हमें कुछ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए सिचुएशन? हमारा मजाक करना हो तो पहले वो उत्तर दे देता हूँ। हम ये पूछेंगे कि ये बताइए कौन कौन से घाव हैं जो रिस रहे हैं आपके? अगर थोड़ा रिलेशन अच्छा हो ना, जो जिसमें वो कहा जा सके, तो हम तो ऐसे पूछेंगे कि ये बताइए कि कौन कौन से घाव और कितने दिनों के पुराने हैं जो अभी रिस के निकल रहे हैं। ठीक बात है। पर अगर उसको उतनी मैत्री और आत्मीयता नहीं हो तो एकदम सिंपल पूछने की बात है कि आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं या आप परेशानी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी कोई ज़रूरत नहीं पूरी हो रही। आप बता सकते हैं कठिनाई क्या है? अगला बताएगा क्यों कह रहा है। हमको नहीं पता चल रहा है, पूछ के देख लेना जी, वो बताएगा। लिस्ट में 5 चीज़ें हैं कि आपने कब कब उसके लिए क्या क्या ठीक नहीं किया था। ठीक है, अभी बताने ही वाला है वो। ठीक है, वो जमा रहता है अंदर बहुत सारा। वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो निकलता है। जानते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग? ये जो टाइटैनिक मूवी देखे, वो पूरा जो बर्फ का पहाड़ होता है ना, उसका 10 में से 9 हिस्सा अंदर होता है, 1 हिस्सा सिर्फ बाहर होता है, 10% बाहर होता है। दिखता तो है बाहर वो 10%, लेकिन जब टकराने जाएंगे ना तो पूरे 100% से टकराना पड़ता है। वैसे इसका एक पक्ष और भी हो सकता है जी, कि आप आंख से अंधे हो ये कहने वाला कौन है? मान लीजिए पिताजी हुए, तब क्या जवाब देंगे? फिर तो अंधे हैं ही हम। और अगर सामने पुत्र है तो फिर बात बढ़ाई जा सकती है। आज का बच्चा तो पिताजी को ये कहेगा कि बेटा आपकी पापा आपकी औलाद हैं इसीलिए अंधे हैं। आज के बच्चे तो ऐसा बोलते हैं जी। जी अच्छा, पत्नी हुई तो ये तो शादीशुदा लोगों से पूछिए। सॉरी। अभी मेरा मामला कुछ देखिए, जब लोग ये कहें ना कि पत्नी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, कम से कम पत्नियों को इतने देर के लिए तो खुश हो लेना चाहिए। जी शायद यहाँ पे किसी के दिमाग में नहीं आया हो ऐसी चीज़ है, और मेरे साथ हो चुका है। मुझे याद आया कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब इस सिचुएशन में टेबल मैंने ही रखी हो, तो पता चलता है कि वो मूर्ख मैं ही हूँ। शायद मैं इधर अकेला होऊंगा ये चीज़ वाला। तो उस समय पे मतलब कि ये शायद हर किसी के साथ है कि किसी और को मूर्ख मान लेना आसान है, खुद को मान लेना बहुत मुश्किल है। मेरी पहली परिचय शिविर सोम भैया की जब थी, तब मुझे लगा था कि मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान हुआ था मेरे अज्ञान का। तो इस परिस्थिति में जब मुझे खुद पे गुस्सा आता है तो मुझे याद आया कि मुझे सबसे तब आता है जब मैंने गलती की हो और मुझे लगा कि इतनी मूर्खता मैं कर सकता हूँ, तो तब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस गुस्से का क्या किया जाए? इस गुस्से का एक जो सबसे अच्छा सदुपयोग हो सकता है ना,
वो ये कि जब अपने को पता चल जाए कि इतनी मूर्खता मैं करता हूँ, तो अगला भी जब मूर्खता करे ना, तो ये समझ में आना चाहिए कि उसके लिए भी उतना धैर्य होने की ज़रूरत है। ये उसका पहला सदुपयोग है। दूसरा पूछेंगे कि क्या किया जाए उसके बाद, तो अपनी सजगता बढ़ाने के लिए अभ्यास किया जाए। मैं मेरे लिए बोलता हूँ कि मतलब दूसरा कोई करता है ना, तो मैं थोड़ा उसको मूर्ख मान के स्वीकार कर लेता हूँ, तब कम गुस्सा आता है, खुद पे ज्यादा गुस्सा आता है ना, जब क्योंकि वही काम मैं करता हूँ तो, दूसरे ताकि को खुद को इतना मूर्ख नहीं मान सकता। दूसरे को आप मूर्ख मान लेते हैं, बोलते नहीं हैं, नहीं तो वहाँ और झगड़ा हो जाएगा। इसका एक समाधान और है, इनको शादी कर लेनी चाहिए, तो फिर दूसरे को ज्यादा मूर्ख समझने लग जाएंगे और अपने को कम। देखिए मुख्य बात क्या है ना, ये जितने भी सिचुएशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी सिचुएशंस में हमको धीरे धीरे ये पहचानने की ज़रूरत है कि समाधान का स्वरूप क्या है। और अगर हम क्रोध कर ही रहे हैं, आ ही रहा है, तो उसका आशय क्या है? उसका आशय तो यही है ना कि जो हम बात अगले तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हो जाए। और अपने ऊपर क्रोध आ रहा हो तो जो हम अपने को याद दिलाना चाहते हैं उस पर हमारी स्मृति ज़्यादा सटीक हो जाए, हम ज़्यादा सजगता से अपने ध्यान को बनाए रखने के काम को कर सकें। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर पर भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो मोबाइल उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्रोध हमारे अंदर जब कभी भी आ रहा है और हमको अपनी अक्षमता दिखाई देती है, तो अपने कॉम्पिटेंस इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम तक जाने की ज़रूरत है। वो जो सूत्र आप सुनते रहते होंगे ना, आपने शिविर का कोट किया तो ज़्यादा पीड़ा जल्दी राहत के सूत्र सुने होंगे। अपनी पीड़ा अगर हमको दिखाई देती है ना और उसका दुख समझ में आता है, तो उससे बाहर निकलने के प्रोग्राम में हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये उसका आउटकम है, आउटकम है। बढ़िया, कोई और मुद्दा हो तो बताइए, वरना हम लौट आएंगे अपने इस बिंदु पर। माइक दे दो जरा पीछे। हेलो, यही है, यही है, यही है। पे लो और उसको देखो कि गुस्सा कितना आ रहा है। गुस्से शांत नहीं होती है तो आकाश को देखो, आकाश की तरफ भी देख लो, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। या फिर मौन रहो। उपाय 3 है, या दर्पण देखो, या आकाश को देखो, या मौन रहो। बाकी गुस्सा कोई इलाज नहीं है, नहीं उसकी दवा है, नहीं फटकड़ी है, नहीं है। बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ आपके घर के लोग बड़े संतुष्ट होंगे आपसे, क्योंकि आपने ये इलाज कर लिया होगा। नहीं, आप तो संतुष्ट होंगे ही, प्रमाण में घर वाले भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि बहन होंगे, बच्चे होंगे। देखिए, फिर तो हमको लौट के थोड़ा ईमानदारी से वो दर्पण को अपने सामने थोड़ी देर तक रखना चाहिए, ताकि क्या प्रतिबिंब बन रहा है वो थोड़ा साफ दिख सके। इतना ही कहूँगा मैं। श्याम भैया, एक सवाल है मेरा जी। मान लीजिए एक मेरी तरफ इधर, मान लीजिए एक बच्चा है जो 7th में पढ़ता होगा। अब वो कह रहा है जैसा मैं हूँ, और उसकी दिनचर्या के हिसाब से वो कहता है जैसा भी मुझे स्वीकार्य है, जिसमें उसको खुशी मिलती है। बट उसकी दिनचर्या को लेकर उसके माता पिता को खुशी नहीं मिलती। तो अब बच्चा दुख तो समझता है पर समझदारी नहीं समझता, क्योंकि अभी वो मान लेते हैं 5वीं 6ठी का ही है। तो उस कंडीशन में समाधान कैसे निकलेगा कि बच्चा दुख तो समझता है पर समझदारी नहीं, और वो कहता है मैं तो 8 बजे ही उठूँगा सो के, मुझे स्कूल भी नहीं जाना, और मैं खेलना चाहता हूँ तो मुझे रोको मत आप, और भी जो उसके बचपन की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका क्या कहना होगा बच्चे के संदर्भ में कि जैसा मैं हूँ और मुझे स्वीकार्य है पर बाकी के लोगों को तो नहीं है? थोड़ी बातें मैं इस पे कर देता हूँ, बहुत डिटेल अगर करना होगा तो हम 5वें दिन करेंगे।
थोड़े बेसिक बैकग्राउंड के बाद कि दूसरों को ध्यानाकर्षण कराना हो तो कैसे करें। ठीक है, मैंने तो 4, 5, 6 साल के बच्चों के साथ प्रयोग करके देखा। 5 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा हो ना, और उससे पूछिए कि बेटा तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूँ, वो जवाब देने के बदले कुर्सी पे चढ़ गया पहले और फिर बोला मैं बड़ा हूँ। ठीक है, तो अगर एक बच्चे को भी देखिएगा ना, सेंस बहुत सारी चीज़ों का उसको होता है। भाषा कठिन हम बोलें नहीं समझ में आएगा, ये बात तो सही है भाई। अंग्रेजी वालों को हिंदी बोलेंगे, हिंदी वालों को अंग्रेजी बोलेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो समझना नहीं चाहता है या समझ नहीं सकता है। तो जो 10, 11, 12 साल का भी बच्चा है ना, हमको बहुत अच्छे से इस पर संवाद करके देखना चाहिए कि उस बच्चे को पढ़ाई में क्या समस्या है। मेरे हिसाब से 2-3 बेसिक कारण होते हैं। कहीं ना कहीं पहला कारण तो ये होता है कि घर के लोगों के साथ एक आत्मीयता, एक संबंध में तृप्ति महसूस नहीं होती है, संवाद ही नहीं होता है। वरना घर के लोगों के साथ अगर एक आत्मीयता हो ना, तो बच्चा वो सब करने के लिए तैयार रहता है जो माँ बाप कहते हैं या जो टीचर कहते हैं। किसी एक समय तक ना हर बच्चे के रोल मॉडल माँ बाप होते हैं कि नहीं, किसी एक समय में टीचर में से कोई होते हैं, और उनके लिए बिना कहे बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है। कहने के बाद तो छोड़िए, हम वो दूरी इतना अधिक बढ़ा लिए हैं बच्चे के साथ माँ बाप के रूप में, टीचर के रूप में, कि उसमें कोई स्वीकृति नहीं रह गई है हमारी। वो स्वीकृति का अभाव है जिसके कारण वो इस तरह के जवाब देता है या इस तरह के बिहेवियर में उतरता है। वो स्वीकृति अगर हो न एक दूसरे के प्रति, आज भी आप देखिए, आप अगर सचमुच किसी का दिल से सम्मान करते हो, आप पूरे संसार के लोगों के साथ उदंडता से जीते होंगे, उनके साथ तो ठीक से पेश में आते हैं। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो हमको ज़रूरत है बच्चे के साथ उस सटीकता से जीने की कि उसके मन में हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव, सम्मान का भाव पैदा हो सके। वो जुड़ाव चाहिए। पहला मिसिंग पॉइंट ये है। एक बार अगर वो हो जाए ना, और इसके एक से एक केस देखे मैंने, तो आईआईटी कानपुर में एक लड़का आया, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में फेल हो गया, 0 नंबर थे उसके, तो फेल हो गया तो टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक, पहले ही सेमेस्टर की बात होगी। उसके पेरेंट्स ने हम लोगों को संपर्क किया, तो उसके जो भी प्रोसेस थे उसके तहत करा के, उसकी अपील करा के फिर से एडमिशन दिलवा दिए। ये हुआ कि भाई सब्जेक्ट्स नहीं आता हो तो तुमको वो सबके लिए हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। वो अगली बार फिर फेल हो गया। ठीक, मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आईआईटी में हम लोग बार बार ये बात कहते कि आप फेल करने के लिए सारा प्रयास करके ही फेल होते हैं। अगर आप क्लास जा रहे हैं, अटेंडेंस आपकी रेगुलर है, होमवर्क कर रहे, तो कोई चांस ही नहीं है फेल होने का, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो क्लासरूम से ही पूछे जाते हैं जिसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो पता चला कि उसने निर्णयपूर्वक एग्जाम ही नहीं दिया, तो पास फेल का मुद्दा ही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं दिया? तो लौट करके कह रहा है कि मेरे पिताजी ने हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला पास होने के लिए। लखनऊ का लड़का था वो, कि बहुत दबाव डाला आईआईटी में आने के लिए। मेरी तो इच्छा ही नहीं थी आईआईटी में आने की, हमारे कुछ और करने का वो था। तो मैंने भी सोच लिया कि ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो हम आईआईटी में आके तो दिखा देंगे, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। और चला गया छोड़ के। ये रिएक्शन जब हमारे अंदर बहुत भर जाता है ना, फिर हमारा युवा के रूप में एक ही गोल हो जाता है, प्रतिक्रिया करके अगले को जवाब देना। वो रिएक्शन हो जाता है। अन्यथा ये जो 8 बजे तक उठना और नहीं पढ़ना और खेलना, इन बातों को कर रहे हैं ना, आप बहुत सहजता से अगर बच्चे को बात करने जाएंगे ना, ठीक है, कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे कल से कैसे जुड़ेगा, ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी की सभी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाओगे, उसका क्या प्लान और प्रोग्राम है तुम्हारे पास, बहुत अच्छे से बात हो पाती है बच्चों से। हमने तो 8 साल, 9 साल, 10 साल के अपने ही घर के बच्चों से बात करके देखा। हमारे पास तो जब भी अवसर होता है तो हम उसको टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में लेकर के हमेशा बात करके देखते हैं, बात करके देखते हैं। तो इसको देखना चाहिए करके। लेकिन वही है, संबंध में वो आश्वस्ति होने के बाद तो बात हो सकती है।
उसके बाद अगर कोई बच्चा आलसी से नहीं उठ पा रहा है ना, वो स्वीकारता है इस बात को कि मेरी आदत बिगड़ गई है जिसके कारण मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। ये जगह है जहाँ से उसको सहयोग दिया जा सकता है कि ये बताओ कि क्या सहयोग हम कर सकते, और उसके तरीके अगर कुछ हमको पता हैं तो बताया जा सकता है कि इन बातों का ध्यान रख के हम बढ़ सकते हैं आगे। हम लोग तो उसका एक सब 2 सिंपल तरीका देखते, एक समय से सोने के सिस्टम को हम कैसे बना सकते हैं, दूसरा सुबह उठने के साथ कुछ ऐसे रुचिकर इंगेजमेंट प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। उठेगा कैसे नहीं, हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आईआईटी में रहते हुए हम लोग भी काफ़ी लेट तक सोते रहते थे। एक समय में जिम ज्वाइन किए अपनी रुचि से, हम 2 लड़के, पूरा विंग सोता रहता हो 8 बजे तक, हम दोनों बढ़िया 5 बजे उठ के जिम करने जाते थे। एक समय स्विमिंग ज्वाइन किए ऐसे ही, हमारी भी कोई उठने की आदत नहीं थी, ठीक है। आईआईटी में पढ़ने के दौरान, तैयारी के दौरान ज़्यादातर की आदत बिगड़ जाती है, ठीक है। शुरू कर दिए वो इंटरेस्ट की एक्टिविटी को। अगर एक बार ये आश्वस्ति बन जाए ना कि आलस्य के कारण हम नहीं कर पा रहे, बहुत तरीके हो सकते हैं उसको तोड़ने के। वो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होना और म्यूचुअल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना इम्पॉर्टेंट बात है। वो अगर नहीं होता है तो कठिनाई है, पर इसको और डिटेल करेंगे हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे। बढ़िया, तो देखिए हम जहाँ से बात को शुरू कर रहे हैं ना, मुख्य बात ये कहना चाह रहे हैं। हाँ नमस्ते सर। बड़ों के प्रश्न धीरे धीरे कम करने होंगे हमको, नहीं तो बच्चे फिर कंप्लेन करने वाले हैं अभी। जी प्लीज़ कंटिन्यू। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे और पेरेंट्स की समस्या हुई और कई तरह की समस्या संवाद के माध्यम से दिख रही है। अमूमन समस्याओं का पुलिंदा, इसीलिए हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, समझ के लिए बैठे हैं। प्रश्न है साइकोसोमेटिक, जो सारे साइकोसोमेटिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जो 90% मानते हैं, 80% 70% जितने भी मानते हैं, तो उनका रूट काज ठीक करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पे एक विषय कम समय से ही पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या सोसाइटी में ऐसे सेंटर बना दिए जाए जो बहुत सारी चीज़ों को समय से पहले हैंडल कर लिया जाए, ताकि संतति होने के बाद पेरेंट्स भी मैच्योर्ड उसको ठीक तरह से कम्युनिकेट कर सके और बच्चे भी अंडरस्टैंड ठीक तरीके से कर सके। वो ऐसा माहौल कम्युनिकेशन का वही देखिए, किसी जगह पर देखिएगा तो मानव स्वयं में कैसे व्यवस्थित जी सकता है, परिवार में व्यवस्था में कैसे जी सकता है, समाज में कैसे जी सकता है, प्रकृति में कैसे जी सकता है, ये पूरा हिस्सा ही शिक्षा का पार्ट होना चाहिए। इसमें से जिस हिस्से को हम शिक्षा में छोड़ देंगे वही हिस्सा अभी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये ऐसा ही है कि आप बचपन से जिस स्किल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं वो पार्ट आपका जो है वो अविकसित रह जाता है, डेवलप ही नहीं होता है। तो होना तो ये चाहिए कि शिक्षा में ही जिंदगी को समग्रता में कैसे जिएं, टोटलिटी में कैसे जिएं, इस पर बात होनी चाहिए। जब तक नहीं हो रहा है शिक्षा में तो क्या करें? 2 उपाय। एक उपाय हम बैठ के कोसें सबको, सरकार ठीक नहीं कर रहा, समाज ठीक नहीं कर रहा, नेता ठीक नहीं कर रहे, मंत्री ठीक नहीं कर रहे, शिक्षक ठीक नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर रहा, मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा। एक उपाय है कि हम ये कोसें, ठीक है, कोसना जानते दूसरा उपाय एकदम सिंपल है कि हम जहाँ से भी इसकी भरपाई करने के काम को कर सकते हैं वहाँ से उस भरपाई के काम को शुरू करें। मैं इस दूसरे वाले हिस्से के पक्ष में हूँ। क्यों कंप्लेन करके अपना समय खराब करना, ठीक है। जितना ऊर्जा उस कंप्लेन में जाएगा उस ऊर्जे को रचनात्मक कार्यों में क्यों नहीं लगाया जाए। अभी हम लोग बीजापुर में एक वर्कशॉप कर रहे थे, जस्ट अभी मैं वहीं से आ ही रहा हूँ। पुराने लोगों का एक वर्कशॉप था, उसमें यही बात हो रही थी। किचन में एक दिन सुबह 3 लोगों को आना था, ठीक है, 3 दीदियों को। 2 दीदी आई नहीं, एक अकेले आई। वो बोली कि आते ही मेरे पास सबसे पहले मन में ये बात आई, भाषा उनकी कुछ और थी पर आशय उसका ये था कि मेरे मन में ये बात आई कि मैं अकेली ही बच गई हूँ, ये बाकी दोनों को नहीं आना था तो नाम क्यों लिखाए थे अपना, ठीक है। इस सोच के साथ जीना हम शुरू करते हैं। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा कि मुझे वर्कशॉप की थोड़ी बात ध्यान आई, मन ठीक हुआ तो मैं काम करने में लग गई। पूरा काम करने में भी 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, ठीक है।
लेकिन वो 1 घंटा शांत मन से काम अगर हम नहीं करके उसको पूरा करते हैं, हम दिनों और महीनों इन दोनों लोगों को गालियां देते रहते हैं। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो तरीके हम निकाल रहे हैं वो तरीके समाधान के हैं कि समस्या को बढ़ाने के। तो मुझे लगता है ये भरपाई जो नहीं समाज कर पा रहा है, व्यवस्था कर पा रही है, सरकारें कर पा रही है, हम कुछ सालों का, कुछ महीनों का सिंसियर एफर्ट कर लेना, वो भरपाई पूरी हो सकती है। अब कुछ महीना और कुछ साल लगा करके हम उस भरपाई को कर लें जो शिक्षा ने खाली छोड़ दिया, या शिक्षा, समाज, सरकार, व्यवस्था, इन सब को कोसने में जिंदगी के 50 साल लगा दें? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना अपने से कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, शिकायत में या जो मिला उसके लिए कृतज्ञता, जो नहीं मिला उसको जिम्मेदारी पूर्वक पूरा कर लेने में। और मजे की बात बताऊं, शिक्षा की कमी के कारण, परिवार की कमी के कारण, पेरेंट्स की कमी के कारण जो घाव हो गया है ना, उसको भर लेना ही शिकायतों से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है। अन्यथा वो घाव जब तक बने रहेंगे ना, हर बार नजर जाएगी, हर बार गाली देते रहेंगे। एक बार वो भर जाता है ना, फिर बात खत्म हो जाती, फिर हमको वो शिकायत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि शिकायत तो सारी इस बात, आपसे शिकायत नहीं है हमको, शिकायत तो मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है इसकी है। तो एक बार मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, मेरा घाव भर गया, हम हेल्दी कंडीशन में आ गए, आपसे शिकायत भी साथ ही मेरी ख़त्म हो जाती है। बढ़िया, तो ये जांच परख करने के काम को किया जाए। कोर आइडिया जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि सुख को अगर देखेंगे ना, सुख क्या है जो पीछे हमने ये पहचाना, तो ये दिखता है कि जैसा हूँ मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज रूप में स्वीकार है, इन दोनों के बीच अगर एकरूपता होती है, ठीक है, तो हमको सुख होता है। इन दोनों के बीच अगर हार्मनी होती है, एकरूपता होती है, तो हमको सुख होता है। इन दोनों के बीच अगर कंट्राडिक्शन होता है, अंतर्विरोध होता है, तो हमको दुख होता है। उसी बात को यहाँ लिखा है कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, हार्मनी है, इफ़ देर इज हार्मनी इन इट, तो ऐसा जीना मुझे सहज रूप में स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीने का नाम सुख है। हम बेसिक में जो बात कर रहे थे कि मूल कामना हमारी सुखी होने की है, तो हम सुख और दुख को एक बार परिभाषित करने का काम करना चाह रहे हैं, ताकि आज से लेके कल तक इस बात की जांच परख करके देख सकें कि सुख और दुख की ये परिभाषा हमारे लिए लागू होती कि नहीं। दीदी थोड़े समय पहले कह रही थी कि सबका सही अपना अपना होता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक एक स्टेप हम चल रहे, जितनी चीज़ों को हम यहाँ डिफाइन करते जा रहे हैं, हम बैठे हुए यहाँ के जो भी 125-150 लोग हैं, हम अपने लिए वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं। तो सुख भी सबका अपना अपना है या सुख एक जैसा है? माइक दे दीजिए इनको। सुख हमारा अपना अपना है या एक जैसा है, उसको भी पहचानने का काम कर सकते। तो सिंपल डेफिनेशन लिखा है कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में मैं जीता हूँ, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, हार्मनी है, तो ऐसा जीना मुझे सहज रूप में स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। उसको संक्षेप में लिखा है, टू बी इन हार्मनी इज हैप्पीनेस। संगीत में, व्यवस्था में होना सुख है। इसका विपरीत देखिए, द स्टेट और सिचुएशन आई लिव इन, जिस भी स्थिति परिस्थिति में मैं जीता हूँ, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे स्वीकार नहीं होता। हम उससे हटना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, भाग नहीं पाते हैं और मजबूरन रहना पड़ता है। उस अंतर विरोध की स्थिति का नाम दुख है। क्योंकि जहाँ भी कंट्राडिक्शन होता है, हम तो वहाँ से हटना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन, बाध्यतावश जब हम उससे नहीं निकल पाते हैं, तो जो अस्वीकृति हमको होती है, उसके भाव में जीने के लिए बाध्य होने का नाम दुख है। दूसरी भाषा में कहें तो अंतर विरोध या अव्यवस्था में होने का नाम दुख है। हम अपने लिए इस बात को वेरीफाई करके देखें कि जिंदगी में जब जब हम सुखी होते हैं, तो जो लेफ्ट में सुख की परिभाषा लिखी हुई है, वो हमारे ऊपर लागू होती कि नहीं।
यानी मेरे राइट में जो सुख की परिभाषा लिखी हुई है वो लागू होती कि नहीं। और जब जब हम अपने में दुख महसूस करते हैं तब ये लेफ्ट वाली परिभाषा लागू होती कि नहीं होती। जी सर, मैं प्रीवियस टॉपिक पे आऊँगा। मेरी एक क्वेरी है गुस्सा और क्रोध को लेके। जैसे दीदी ने बोला कि मतलब मम्मी सारा काम छोड़ के वहाँ खाली मेरे गुस्से के लिए आ गई घर पे, ठीक है। तो उसके बीच में सबने भी बोला और मैंने बाहर भी बहुत सारा सुना है कि हम हमारे पेरेंट्स को देख के सीखते हैं एंड ऑल। तो जब पेरेंट्स कॉन्शियस है इस चीज़ पे, स्टेबल है, जब वो गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम भी तो उन्हीं को देख के सीख रहे ना। हमको पता है हम गलत है, लेकिन हम उनको देख के तो ये गलत चीज़ नहीं सीख रहे। तो हम उनको देख के सही चीज़ अगर सीखने की ट्राई भी कर रहे हैं तो लोग हमें वो चीज़ सीखने क्यों नहीं देते? देखिए, मैं दो बात कहूँगा। एक तो ये कि ये गलत चीज़ भी जो सीखे हैं ना, ये पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी सबको बचपन से ऑब्जर्व करके ही सीखे होंगे। अभी नया वाला भी सीखना चाहेंगे तो उसके लिए भी सिंसियर एफर्ट देने की ज़रूरत है। थोड़ा समय और प्रयास उस दिशा में लगाने की ज़रूरत है, तभी उसका रिजल्ट आ सकता है। बाकी इस पर और कुछ प्रश्न होगा तो कल सुबह हम बात कर देंगे, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम होने वाला है। तो अगर हो तो कल सुबह स्टार्ट करिएगा, हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। अभी के लिए हम इतना पूछना चाहेंगे कि ये सुख और दुख की परिभाषा को हम अपने में देख सकते कि नहीं। प्लीज़। हेलो, हाँ, आपने बोला था कि अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच कुछ भी प्रॉब्लम्स या कुछ होता है तो उनको संवाद करना चाहिए। बट व्हाट इफ़ अगर बच्चे को पेरेंट्स की तरह बनना ही नहीं है? लाइक अगर आप कॉन्वर्जेशन करते हो तो बेसिकली आप किसी के कॉन्वर्जेशन से तभी अग्री करते हो जब आप लाइक माइंडेड या आप उनके चीज़ों से फेवर करते हो। और पीपल के बातें कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनको कन्विंस करने के लिए होता है। लाइक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो या तो मैं आपको मेरी तरह बनाना चाहता हूँ या मैं आपको एटलीस्ट मैं आपकी तरह बन सकता हूँ, क्योंकि या तो आप कोई हायर पर्सपेक्टिव होगा या कोई ऐसा होगा। तो व्हाट इफ़ अगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे को मेरे पेरेंट्स की तरह बनना ही नहीं है एंड मैं गोल्स नहीं सेट करता, मैं एंटी गोल्स सेट करता हूँ। लाइक लोग मेरे से पूछते हैं कि तुमको क्या बनना चाहिए, बट मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर तुम क्या नहीं बनना चाहते हो, अगर वो तुमने डिसाइड किया तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इन लाइफ। सो व्हाट इफ़ अगर मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स की जैसे दिनचर्या है या जैसे उनका लाइफस्टाइल है, वो फ्यूचर में जाके आई डोंट थिंक कि मैं उतना फुलफिल्ड होऊंगा या सेटिस्फाइड होऊंगा उस लाइफ से। समझ गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फोर्सिंग, या फोर्सिंग तो नहीं कर सकते, आई एम नॉट हेटिंग ऑन माई पेरेंट्स, दे आर रियली गुड, बट आई डोंट वांट बिकम लाइक देम। समझ गया। आपने जो 3-4 अलग अलग मुद्दे उठाए हैं ना, जितना समय है उसमें मैं 1-1, 2-2 मिनट रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। कल आप फिर से पूछना तो हम फिर से इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। अभी का सारा कम्युनिकेशन ऐसा ही हो गया है कि इधर आई वांट टू कन्विंस यू और यू वांट टू कन्विंस मी। या तो मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, सहमत करना चाहता हूँ, या तो मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, आवाज़ आ रही ना पीछे, या आप मुझे कन्विंस करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से डायलॉग का फंडामेंटल पर्पस ही वो नहीं है, क्योंकि अगर वो डायलॉग कर रहे हैं तो डिसीजन तो हमने पहले फिक्स कर लिया, आप बात क्या कर रहे हैं। आप एक डिसीजन लेके बैठे हैं, अपना खूंटा एक जगह गाड़ लिए, अगले ने अपना खूंटा एक दूसरी जगह गाड़ रखा है। अब हम डायलॉग करेंगे तो डायलॉग से निकलना क्या है? डायलॉग तो तब होने की सार्थकता है जब हम किसी रियलिटी को साथ साथ देखने और समझने के लिए तैयार हो रहे हैं, ताकि डिसीजन हम बाद में ले सकें। सटीक क्या है? लॉजिक और रीजनिंग का उपयोग डिसीजन के पहले करना कि डिसीजन के बाद अपने लिए हुए डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए करना? कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? आर वी यूजिंग दिस लॉजिक एंड रीजनिंग टू जस्टिफाई आवर डिसीजन, or are we using this logic and reasoning to find out the solution, to see the reality? ये मैं एक पार्ट के उत्तर में कहूँगा। दूसरे पार्ट के उत्तर में मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स जैसा हम नहीं बनना चाहते हैं, ये तो आप कह सकते हैं, बट वेदर यू वांट टू बी हैप्पी और नॉट, वेदर योर पेरेंट्स वांट टू बी हैप्पी और नॉट, द आंसर इज द सेम, राइट?
तो एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ इंश्योरिंग हैप्पीनेस आवर गोल इज द सेम। तो अभी हम डिफरेंस देखने से शुरू कर रहे हैं कि पिताजी कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और होने में खुश हैं, मैं कुछ और होने में खुश हूँ, देखेंगे अभी उसको। बट ये बात तो पहचानना जरूरी है ना कि सुख हम दोनों चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ आवर बेसिक गोल वी आर ऑन द सेम पेज। बेसिक लक्ष्य, मूलभूत लक्ष्य की जगह से हम दोनों एक ही धरातल पर खड़े हैं, हमारे बीच कोई भेद नहीं है। ये पहचानना जरूरी है कि नहीं। अब इसके बाद बात हो सकती है कि हैप्पीनेस की स्ट्रेटजी क्या हो, अभी उस पर भी आएंगे हम। बट एट द लेवल ऑफ बेसिक गोल वी आर सिमिलर। हम एक ही जैसे हैं। आप भी सुखी होना चाहते हैं, हम भी सुखी होना चाहते हैं। तरीके में भेद हो सकता है, अभी हम बात करेंगे तरीकों पर भी धीरे धीरे। बट एक एक स्टेप सॉल्व करते चले ना कि इस जगह पर हम दोनों सेम हैं। ये मैं दूसरी बात कहूँगा आपकी बातों के उत्तर में। तीसरे मुद्दे को मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, कल अनुकूलता होगी तो कर लेंगे। तो अभी ये देखा जाए कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का ये डेफिनीशन हमारे लिए लागू होता है कि नहीं। और यहाँ जरूर ये क्राइटेरिया लगा लिया जाए कि इस डेफिनीशन में भी जनरेशन गैप तो नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि भाई ओल्डर जनरेशन के लिए कुछ और है, यंगर जनरेशन के लिए कुछ और है, बच्चों के लिए कुछ और है, माँ बाप के लिए कुछ और है। ये देखना चाहिए कि सुख और दुख की ये परिभाषा हमारे लिए समान रूप से लागू होती है कि नहीं। अगर वो दिखना शुरू होगा तो ये दिखेगा कि इस आधार पर जेंडर गैप को भी भरा जा सकता है, एज गैप को भी भरा जा सकता है, जनरेशन गैप को भी भरा जा सकता है। ये देखा जाए कि ये डेफिनेशन सिर्फ पुरुषों के लिए ठीक है कि महिलाओं के लिए भी ठीक है। ये देखा जाए कि ये सिर्फ बच्चों के लिए ठीक है कि बड़ों के लिए भी ठीक है। ये देखा जाए कि सिर्फ राजस्थान वालों के लिए ठीक है कि बाकी मराठी गुजराती के लिए भी ठीक है। ये देखा जाए कि ये सिर्फ भारत वालों के लिए ठीक है कि अमेरिका वालों के लिए भी ठीक है। आराम से देखा जाए, देखना ज़रूरी है। और मैं इस बात को करके अपनी बात क्लोज करूँगा। मुद्दा ये नहीं है कि आप हमसे सहमत हों, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि जांच परख की एक प्रक्रिया आपके अंदर शुरू हो जाए ताकि सही और गलत के विभाजन को आप स्वयं पहचान सकें। हमसे सहमत या असहमत होना गैर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच परख की एक प्रक्रिया हमारे अंदर शुरू हो जाए और धीरे धीरे हमको भरोसा आ जाए कि हाँ, मैं सही समझ सकता हूँ, सही समझ सकती हूँ, मैं चीज़ों को ठीक ठीक देख सकता हूँ, पहचान सकता हूँ। ये भरोसा आना अपने ऊपर जरूरी है, उसकी प्रक्रिया पकड़ में आना जरूरी है। और जितने मुद्दे आप लोगों ने लिखे हैं, मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 दिन के अंदर अपनी इस बात को पूरी करके एक एक मुद्दों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो मैं टारगेट कर रहा हूं कि समय के साथ आपके सारे मुद्दे मैं रिस्पॉन्ड कर ही दूं, पर उसके लिए जो कुछ बेसिक हमको एक बार डेवलप करना है, जिस धरातल पर खड़े होकर के हम उत्तर ढूंढने का काम करेंगे, वो धरातल तो पहले हमारा आपका सेम हो जाए, ठीक है? तब तो उत्तर ढूंढने के काम को कर सकते हैं। माइक दे दीजिए। पर प्लीज़ बहुत लंबा बात अभी नहीं करेंगे, ब्रेक करना है जी। बाप के सामने बच्चा कब तक बच्चा होता है? बाप के सामने बच्चा कब तक बच्चा होता है? वो शादीशुदा होने के बाद में बच्चा रहता है, बाप बूढ़ा हो जाए तो भी बच्चा रहता है, वो बच्चा बच्चा ही है क्या? तो मैं इस बात को कहता हूँ कि बच्चे की अवस्था, बच्चा कब तक का बच्चा है, उसकी परिभाषा क्या बच्चे की? परिभाषा की बच्चे की परिभाषा बताओ। बच्चे की परिभाषा वहाँ तक है, बोलो। मैं तो ये समझता हूँ बाप के लिए बच्चा जब तक बाप बूढ़ा हो जाए तो भी उसको हम बच्चे ही बोलेंगे। बिल्कुल बोला जाए, बच्चा बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। उसको मूर्ख, बच्चा बाप से सवाया है, बच्चा बाप से सवाया तो बच्चे को क्या कहना चाहिए? क्या बोलने का प्रश्न नहीं उठता है। बाप से बच्चा सवाया है तो उसको क्या बोले हम? एक छोटी बात पूछूं? प्रश्न पूछ रहे कि उत्तर दे रहे?
अगर मुझे जो सुनाई दे रहा, मुझे तो उत्तर सुनाई दे रहा, प्रश्न सुनाई ही नहीं दे रहा। तो अभी उस पर नहीं बात करता हूँ, ज़रूरत होगा तो कल कर लेंगे। देखिए, मुख्य बात यह है कि आप बच्चे को बच्चा माने, इसमें समस्या नहीं है। उसको मूर्ख मानते हैं, नालायक मानते हैं, बेकार मानते हैं, यहाँ से समस्या है। ठीक है, यहाँ से समस्या है। वो भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो 50 साल का हो गया और आप 70 साल के हो गए हैं तो आप उसको बाप कहना शुरू कर दें। ये अपेक्षा वो भी नहीं रखता है। अपेक्षा सम्मान की रखता है, स्नेह की रखता है, विश्वास की रखता है। ठीक, अपेक्षा ठीक ढंग से बात करने की रखता है। अपेक्षा निर्णयों में निर्णय लेने के पहले बात करने की रखता है, न कि निर्णय लेने के बाद कन्विंस करने की और आदेश देने की। पर लौट आते हैं हम इस पर, सुख और दुख की परिभाषा को जांच परख करके देखा जाए कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं। कल जो हम इसके साथ काम करने वाले हैं, मैं उस पर भी थोड़ा बात कर दूं कि बेसिकली एक बार हमको अपने में लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है कि सुख और समृद्धि की निरंतरता हमारा लक्ष्य है। कल ये स्लाइड दिख जाएगा, आराम से लिखिएगा। सुख और समृद्धि की निरंतरता हमारा लक्ष्य है। संगीत में व्यवस्था में जीने का नाम सुख है। तो ये जो मानव परिवार समाज प्रकृति में व्यवस्था की बात है, इसको हम एक एक करके समझने का काम करेंगे। सबसे पहले हम मानव का इसलिए करना चाहते हैं कि हम स्वयं को ठीक ठीक समझ सकें, ताकि हमको पता चल सके कि आज के दिन कहाँ से हमारी चूक शुरू होती है। क्योंकि हमारी ओर से ही अगर चूक हो रही है तो दूसरे का क्या करेंगे। ठीक, तो कल सुबह हम इसको एक्सपेंड करने का काम शुरू करेंगे। आज तो अपनी कोई गोष्ठी नहीं है, हम रात में ब्रेक रख रहे हैं। व्यवस्था संबंधी कोई समस्या हो तो उसको भी एक बार बात कर लेना चाहिए, ताकि अगर जिनका जो प्रॉब्लम हो जिस जगह का, वो हल कर दिया जाए। और एक वॉलेंटियर्स की मीटिंग हम लोग रखना चाह रहे थे, अगर अभी 10-15 मिनट बाद रखी जा सकती हो तो।